बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 जून और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले यूक्रेन का रूस के ऊपर खतरनाक हमला। जी हाँ, हमला कम एक फिल्म का सीन ज्यादा लगता है क्योंकि जिस तरह का हमला किया गया है हकीकी जिंदगी में अभी तक किसी को यकीन नहीं आ रहा। पूरी दुनिया हिल के रह गई है, बल्कि बुखला के रह गई है कि वाकई यूक्रेन ने एक सुपर पावर रशिया के ऊपर इतना खतरनाक हमला कर डाला है जिसमें उनके बेशबहा जहाज जो है वो उड़ा दिए हैं। 5 बेसेस के ऊपर हजारों किलोमीटर जो दूर है उनके ऊपर जाके यूक्रेन ने किस तरीके से हमला कर दिया है, जबकि ये जंग 3-4 साल से चल रही है और दोनों पार्टीज को पता है कि एक दूसरे के ऊपर हमला हो सकता है। मतलब कि रूस की तैयारी भी है, रूस सो नहीं रहा। उसके बावजूद ये हमला हुआ, बहुत ही कामयाबी से हुआ और रूस को तब पता चला जब सब कुछ तबाह हो चुका था। इस हमले की तफसील कुछ इस तरह से है कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर, उनके बॉर्डर्स के अंदर अपने जासूसों के जरिए वहां पर ऑफिस बनाए, वहां पर उन्होंने ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया। जाहिर है जो उसके पुर्जाजात या दूसरी चीजें हैं वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड में से कहीं ना कहीं से उन्हें मिली होंगी, लेकिन उन ड्रोन्स को वहां पर असेंबल किया। असेंबल करने के बाद उन्हें ट्रेलर्स के अंदर रखा। उससे पहले वुडन बॉक्सेस के अंदर रखा, उनको वुडन बॉक्सेस के अंदर रख के उन्हें ट्रेलर्स के अंदर रखा और एक ऐसा खुदकार निजाम बनाया कि वो ट्रेलर जो है उनकी छत खुद ही ऊपर से हट जाएगी और फिर खास जगहों पर उन्हें ड्राइव करके उन ट्रेलर्स को ले जाया गया। वहां उन्हें जब पार किया गया तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर से बैठ के ही कहीं, जाहिर है उसमें इंटरनेट भी इस्तेमाल हुआ होगा, शायद जो स्टारलिंक है या कोई और उस तरह का इंटरनेट इस्तेमाल हुआ हो, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उनको उड़ाया गया। उन ड्रोन्स को 117 ड्रोन 117 ड्रोन जो है वो इसमें इस्तेमाल हुए। वो ड्रोन्स उन बड़े बड़े जो ट्रेलर्स थे, कंटेनर्स आप कह लें, उनके ऊपर पड़े हुए थे, उनके अंदर से वो ड्रोन्स उड़े जो खुदकार तरीके से मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल हो रहे थे। वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर गए और उन बेसिस पे, और ये बेसिस जो है ये हजारों किलोमीटर दूर है यूक्रेन से, ये रशिया के अंदर है और ऐसी जगहों के ऊपर है जहां पर रशिया ने बड़ी तसल्ली से अपने बहुत ही कीमती जहाज जिनको वहां पार किया हुआ था, जैसे TU-95, TU-22M3 और लॉन्ग रेंज जो उनके बॉम्बर्स हैं जैसे कि TU-60, ये उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। ये ऐसे बड़े जहाज आप कहें कि जो हैवी किस्म का तमाम मटेरियल और मिसाइल्स और बॉम्ब्स जो हैं उनको एयरलिफ्ट कर सकते थे और किसी जगह पर गिरा सकते थे। फिर जो फजा के अंदर रह के सर्विलेंस करने वाले भी, इनके बहुत ही कीमती जहाज जो हैं वो भी ऐसी जगहों पर पार्क थे क्योंकि वो वहां एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसा हमला होगा। बहरहाल ये 117 ड्रोन्स वहां पहुंचे। इन्होंने बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन भेजी पीछे यूक्रेन को। जब वो बॉम्बिंग कर रहे थे तो उन्हीं ड्रोन्स के ऊपर कैमरा भी लगा हुआ था। उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन भेजी, एक वीडियो गेम का सीन लग रहा था। कुछ बहुत सारे लोगों ने फिर वीडियो गेम्स की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर फैला दी। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी असल फुटेज है, कौन सी नकल है, क्योंकि उसमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा। बहरहाल वहां खड़े हुए जो बहुत ही कीमती और उनमें से कुछ नायाब ऐसे भी प्लेन हैं जो अब बन ही नहीं रहे, जिनकी अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, बहुत ही कीमती और नायाब किस्म के उनके जो जहाज थे उनको वहां खड़े खड़े तबाह कर दिया इन ड्रोन्स ने। क्योंकि अनमैन ड्रोन्स होते हैं, इनमें इंसान तो है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा आप उस ड्रोन को नीचे मार गिरा सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो ड्रोन है इन्होंने तबाही की है तकरीबन 7 बिलियन, जी हाँ 7 बिलियन डॉलर्स। ह्यूज अमाउंट है रूस के लिए भी, किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है 7 बिलियन डॉलर। सिर्फ आप ये समझ लें कि हमारी पूरी फौज का पूरे साल का शायद बजट 7 बिलियन डॉलर होगा, जो 7 बिलियन डॉलर रूस का नुकसान एक ही चंद पल के अंदर, चंद मिनटों के अंदर यूक्रेन ने कर दिया है। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि रूस की ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको पूरी दुनिया के ऊपर आश्कार कर दिया है। तीसरी बात आप ये भी सोच सकते हैं कि यूक्रेन ने अपनी जो एक उनके अंदर इस्तात है, जो उनके अंदर कैपेसिटी है, उसको पूरी दुनिया के अंदर प्रूव किया है। जाहिर है मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बगैर बैरूनी मदद के यूक्रेन अकेला तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने डिलीवर किया ये बहुत ही हैरत अंगेज है। ये पूरे का पूरा हमला इस हम व्लॉग में इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बहुत ही मुनफरिद किस्म का हमला है। इसको कैसे प्लान किया, 18 महीने लगे, कहां प्लान किया, कैसे हमले हुए, रूस का कितना नुकसान हुआ, रूस का रिस्पॉन्स क्या है, इन तमाम चीजों पर हमने एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री व्लॉग किया है। वैसे तो हमने ये जो इंग्लिश प्लेटफॉर्म है ये अपना नैरेटिव पूरी दुनिया को बताने के लिए इसको स्टार्ट किया, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब तक आप हर तरह की इंफॉर्मेशन जो लोगों के लिए जरूरी है वो उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों के इंटरेस्ट की जगह नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर इस व्लॉग से मैं सिर्फ पीटीआई से रिलेटेड खबर आपको दूं तो आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन उसको सुनेंगे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट उसमें कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक ही तरह की बातें रिपीट होंगी। इसलिए हम इसमें हर तरह की खबरें लाते हैं ताकि जो हमारा नैरेटिव है वो भी आप तक पहुंचे और उसके साथ साथ जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए, सच्ची खरी इंफॉर्मेशन, वो भी आप तक पहुंचे। तो इसी तरह से ये जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री चैनल हमने बनाया है इस पर हमारी कोशिश होगी कि तमाम दुनिया से जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं उनको इस पर कवर किया करें ताकि लोगों का उस चैनल के साथ एक रिश्ता बने, इंफॉर्मेशन सीख करने का, और उसी रिश्ते में फिर जो पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी दुनिया तक पहुंचना जरूरी है वो भी हम पहुंचा सकें। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक बहुत ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट की, या 5 मिनट से भी शायद कम है, इस पूरे इवेंट के ऊपर बनाई है। ये जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और कमेंट सेक्शन में भी देंगे और इस वक्त भी स्क्रीन पर रख देंगे, और जो इस व्लॉग के एंड पर भी स्क्रीन पर उसका लिंक होगा। जरूर इसको देखिए। व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने ये लिंक आपको भेज रखा है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, उसका लिंक भी हम आखिर पर प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ऊपर व्हाट्सएप चैनल के राइट साइड पे बेल आइकन है, उसको जरूर दबा दीजिएगा कि अगर उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, वो क्रॉस बेल पर नहीं लगा होना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी इसी तरह की है, ऐसा ही एक हमला है। ये जरा सॉफ्ट हमला है, वो जरा ड्रोन्स और बम्बों का हमला था, ये जरा थोड़ा सा सॉफ्ट हमला है और ये हमला है अरशद नदीम के ऊपर। अरशद नदीम आपको पता है कि पाकिस्तान के एथलीट जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर एक और गोल्ड मेडल जीता, और ये गोल्ड मेडल उन्होंने एशियन जो एथलेटिक्स है उसमें जीता है, और शायद पाकिस्तान ने कई
कई दहाइयों के बाद ये गोल्ड मेडल इस टूर्नामेंट से भी हासिल किया है। लेकिन अनोखी बात ये हुई है कि इस दफा जब अरशद नदीम पाकिस्तान में लैंड किए हैं तो आपने अरशद नदीम की ये छोटी सी वीडियो हमने चंद सेकंड की, 3, 4, 5 या 6 सेकंड की आपको दिखाएंगे। ये आपने गौर से देखनी है, अभी थोड़ी देर में प्ले होगी वो। आपने गौर से देखना है, अरशद नदीम का चेहरा देखना है जब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और वो मुतलाशी हैं। और मुतलाशी किसके हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये वो 4-5 सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, साथ साथ ही आप स्क्रीन पर वो वीडियो देखेंगे मेरी बात करते हुए। ये जरा इस वक्त हम प्ले करते हैं, देखिए वो 3, 4, 5 सेकंड की वीडियो जो स्क्रीन पर मेरे साथ इस वक्त चल रही है। और अरशद नदीम लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप अगर उनके चेहरे के तासरात देखें तो वो एयरपोर्ट पर हैरान है कि मैं वाकई सही एयरपोर्ट पर उतरा हूं। आपने देखी वीडियो, और वो मुतलाशी हैं कि लोग किधर हैं जिन्होंने मुझे लेने आना था, क्योंकि वहां से उड़ने से पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट वक्त बताया था कि वो कितने बजे पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद गालिबन कोरिया से वापस आए हैं वो, कोई वहां पर उन्हें रिसीव करने नहीं गया, सवाए उनकी फैमिली के लोग होंगे या जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसके चंद लोग, और कोई वहां पर इक्का दुक्का अगर पैसेंजर्स और इकट्ठे हो गए वो भी मुझे तो होते हुए नजर नहीं आए। अकेला बेचारा अरशद नदीम बाहर आया है, और उसके साथ जो उनके आगे से जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या दूसरे लोगों के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने उसे वेलकम कहा है। वो परेशान है, ढूंढ रहा है, देख रहा है वो ग्लोरी जो पिछली दफा जब वो पाकिस्तान पहुंचे थे तो उनको वहां पर जिस तरीके से नून लीग के वुजरा ने जाके रिसीव किया था। एक और वीडियो आपके सामने रखते हैं, ये नून लीग के एक मिनिस्टर की है, और वो बता रहे हैं, राणा साहब हैं ये वो जूस वाले राणा साहब नहीं है, ये दूसरे राणा साहब हैं। इनको भी जाहिर है इनको भी खसूसी महारत हासिल है कई चीजों में, वो कभी दोबारा बात करेंगे। लेकिन ये बता रहे थे शहबाज शरीफ को जब अरशद नदीम जीता था कि सर आपका विजन है ये, जरा चेक कीजिए क्या कह रहे थे। ऊपर सर बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। देख लिया आपने कि सर आपका विजन है। अब जिनका विजन था, फिर दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी चुके रख दिया था एक दफा अरशद नदीम को। अरशद नदीम को भी उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया, और जब कोई ये कह रहा था कि अरशद नदीम बेचारे को, बहुत अच्छी बात है, बेचारे तो नहीं, वैसे तो हमारे लिए ऑनर की बात है, वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, हमारे हीरो है। हमने तो कल जब उन्होंने गोल्ड मेडल लिया तो आपको याद होगा अपने व्लॉग में पहली स्टोरी की थी और आप सबको मुबारकबाद दी थी। लेकिन तब जब हमने सवाल किया कि ये आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, तो हमें कहा गया कि आप जेलस हो रहे हैं। एक ही एथलीट था पाकिस्तान के अंदर, एक ही प्लेयर था इमरान खान, आपको जेलसी हो रही है कि किसी और को इज्जत मिल रही है। इसलिए कि हमें पता था कि आप हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़े माविया में ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो सब कुछ अब प्रूव हो गया, क्योंकि अब वही अरशद नदीम है, वही अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के आया, और उसे एयरपोर्ट पर किसी ने जाकर रिसीव करना तो दूर की बात है, किसी का ड्राइवर भी उसे रिसीव करने नहीं पहुंचा, किसी मिनिस्टर का। वो बेचारा मतलाशी आंखों से, क्योंकि वो ऐलान करके आया था, वीडियो रिकॉर्ड करके आया था कि मैं इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल पहले जीता था तो इनके हाथ में कोई बयानिया नहीं था। सारी न्यूज इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर खत्म होती थी। इनके पास ना बोलने को, कहने को, दिखाने को कुछ नहीं था, तो इनके हथे कुछ ही चढ़ जाता। ये बस वो जैसे अंधे के हाथ में बटेरा लगता है, तो अरशद नदीम अंधे के हाथ में बटेरा आ गया था। इन्होंने कहा कि चलो, हाथ में क्या, पांव के नीचे बटेरा आ गया था, बल्कि ऐसा कहें। इन्होंने अरशद नदीम की उस जीत के अंदर, जो कि जेन्युइन जीत थी, और हम सबको सताइश करनी चाहिए, अरशद का ऑनर करना चाहिए, वो हमारा हीरो है। मैं यहां अरशद पे किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, उसने तो कौम की खिदमत की और उसको जितनी भी इज्जत दी जाए कम है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इन चोरों ने उस वक्त अरशद को क्यों इज्जत दी थी, क्योंकि उस वक्त इन्हें बयानिया चाहिए था, उस वक्त इन्होंने अरशद को बेचना था, क्योंकि उस वक्त वो वीडियो चलनी थी, बेचा जाना था, इनके पास और कुछ था नहीं, तो अरशद को बेचा। अब क्योंकि मोदी ने बेवकूफी की, एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हमला कर दिया। अब न्यूक्लियर कंट्रीज एक दूसरे के साथ कितना आगे जा सकते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये मामला इसी तरह से कहीं ना कहीं रुकना था, वो रुक गया, और काम सारा एयरफोर्स ने किया। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ना कोई जंग लड़ी, ना कोई जंग उनकी हुई, और उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया। अब वो वाला नैरेटिव आजकल चल रहा है, तो ना डीजी एसपीआर को जरूरत है अरशद की, ना किसी मिनिस्टर को जरूरत है, और वो बेचारा अकेला वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर देख रहा है कि मैं वाकई सही मुल्क में उतरा हूं। ये अब अलग बात है कि हमारे व्लॉग के बाद और सोशल मीडिया पर इनकी भरपूर चतरौल हो रही है सबकी, हो सकता है उसके बाद इन्हें होश के नाखन आए और थोड़ा सा ये अरशद नदीम को कोई ऑनर देना चाहिए। जो पिछली दफा दिया था वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, इस दफा जो आप कर रहे हैं वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। इज्जत कंसिस्टेंट दें लोगों को, ये वाला काम ना करें कि पिछली दफा आपने अपने फायदे और लालच में बिल्कुल ही काम चुक दिया, और इस दफा उस बेचारे की आप बात भी नहीं पूछ रहे। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, शहजाद अकबर साहब ने बयान दागा है। इससे पहले इमरान खान साहब का बयान आ चुका है, आपको पता है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब इसलिए मेरी बेगम को जेल में रखे हुए हैं क्योंकि जब उनको डीजी आईएसआई से हटाया गया था तो उन्होंने अपने जराये से मेरी बेगम को कांटेक्ट किया था और कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को मना करें कि मुझे इस पोजीशन से ना हटाएं, और उनकी बेगम ने जवाब दे दिया था कि मैं इस पर आपकी मदद नहीं कर सकती। अब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि जब डीजी आईएसआई थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उस वक्त उन्होंने मुझे 2 से 3 मरतबा कॉल की थी और कहा था कि इमरान खान से बात करो, कोई गलत फहमी हो गई है उसे दूर करवा दो। ये बात खैर मुझे शहजाद अकबर साहब ने खुद भी बताई हुई है, पहले भी बहुत दफा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश भी की थी खान साहब से बात करने की, खान साहब से राब्ता हुआ ही नहीं, उन्होंने फोन नहीं उठाया था, वीकेंड के ऊपर उनसे राब्ता नहीं हो सका था, और फिर मंडे को उन्होंने उनसे बात की थी, लेकिन तब तक तो सब कुछ हो चुका था, इंप्लीमेंट चीजें हो चुकी थी। अब शहजाद अकबर साहब ने ये जो रिवील किया है, इसी के साथ मिला के फैसल वाडा साहब, हमारे पुराने कलीग दोस्त, उन्होंने पिछले दिनों में कहा था कि इमरान खान ने अगर अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। इमरान खान साहब ने कल जो वजह बताई, और अब उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जब इंडोर्समेंट कर दी उस सारी वजह की, तो अब समझ आ रही है कि क्यों फील्ड मार्शल साहब या उनके साथियों को इमरान खान की तलाक में इंटरेस्ट था। ऐसे ही जाहिर है जो फैसल वाडा साहब है उनसे आप सियासी तौर पर इख्तलाफ करें, लेकिन जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो वही टेलीविजन पर जाके कहेंगे, वो हवाई बात तो नहीं करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें गलत दी गई तो उन्होंने गलत बात कर दी, तो जो उन्होंने तलाक वाली बात की वो जाहिर है कहीं और से आई थी। फैसल वाडा साहब को तो उसमें कोई इंटरेस्ट जाहिर नहीं है, वो जिनको इंटरेस्ट था वो अब आपके सामने सारी बातें आ रही हैं। ये अलग बात है कि अब हमारा जैसे अरशद नदीम वाली बात भी बताई, ये भी बताई, और जो हमारे इंटरेस्ट है वो डिफरेंट तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगली खबर इसी से रिलेटेड है।
अगली खबर, आला अस्करी हकाम की असातिज़ा और तुलबा के साथ अहम नशिस्त। इसमें आला अस्करी हकाम ये लिखने का तरद्दुद ना किया करें, सबको पता है कि फील्ड मार्शल की बात हो रही है और साथ ज़ाहिर डीजी आईएसपीआर बैठे होंगे। ये पाकिस्तान में आपने सारे काम भी डालने हैं, कार्रवाइयां भी सारी डालनी है और छुपना है सिक्योरिटी जराए के पीछे। आला अस्करी हकाम, ये क्या होता है आला अस्करी हकाम? नाम लें भाई, यहाँ कोई चोरी हो रही है, यहाँ को दो नंबरी हो रही है कि आपने नाम आला अस्करी हकाम, भाई साहब नाम लें कि एक आपके आर्मी चीफ हैं और एक आपके डीजी आईएसपीआर हैं जिन्होंने असातिज़ा के साथ मुलाकात की है और उन्हें अपना नैरेटिव दिया है और उन्हें यह कहा है कि आप अपनी अपनी दरसगाहों में, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स का दिमाग बदलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी यूथ से हो रही है। यूथ बहुत दूर चली गई है। जो कुछ किया गया, जिस तरह इलेक्शन लूटा गया, अदलिया को लूटा गया, 25 मई 2022 से लेके ऑनवर्ड जो जुल्म किए गए और उससे पहले 9 अप्रैल 2022 को जैसे इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, यूथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई है और वो अब बिल्कुल भी अपने आप को रिलेटेड फील नहीं करती इस सारे मामले के अंदर। इसमें अब ये जो एक इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है, ये अपॉर्चुनिटी निकलते हुए नजर आई है जनरल साहबान को और वो इसको मैक्सिमम इसमें से जूस निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम इसे मिल्क करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए ठानी है नई कार्रवाई। और वो कार्रवाई उनकी है कि असातिज़ा के ज़ुम्मे ये लगाएं कि वो स्टूडेंट्स को राम करें किसी तरीके से हमारे लिए और उनको कहें ये देखें अगर, और नैरेटिव क्या है, नैरेटिव यही है कि जब अगर आपकी फौज तगड़ी होगी तो आप मुल्क की हिफाजत कर सकेंगे। ये देखें अब तगड़ी फौज थी तो मुल्क की हिफाजत हो गई। इस नैरेटिव पर अगर यकीन भी कर लें, आपका अगर गार्ड, में उस तरह से कोई तहकीर अमेज मौजू पे नहीं कह रहा, गार्ड जाहिर है यहां पर जो गार्ड है वो नौकरी पे नहीं रखा हुआ, वो आपके घर का ही फर्द है, आपका भाई है, लेकिन आपका जो गार्ड है वो अगर बाहर उसकी हिफाजत का जुम्मा है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर के अंदर आए, बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगा दे सबके और बंदूक की जोर पर सबसे अपनी मर्जी के काम करवाए, सबकी औरतों को फेंटा लगाए, सबका मैंडेट जीत ले, सबसे पैसा छीन ले, जो उसका दिल करता है करे और उसके बाद कहे कि देखो अगर मैं ना हुआ तो बाहर वाले आप पर हमला कर देंगे। मुझे बताएं, बाहर वाले भी तो यही करेंगे। 26 नवंबर को जिसको गोली मार के शहीद कर दिया गया, उसके सर में कोई बाहर वाला भी गोली मारता तो उसने मरना ही था। आपने मार दी तब भी वो मर गया, तो उसको इससे क्या फर्क रह गया कि आपने मारी या बाहर वाले ने मारी? तो जाहिर है कि लोग ये चाहते हैं कि जो आपका काम है वो आप करें और जब जब आप अपना काम करेंगे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लोग आपकी ताजीम भी करेंगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका अपना काम है वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको लाइसेंस टू किल मिल जाता है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी करें, जमहूरियत के साथ, अदालतों के साथ, खवातीन के साथ, लोगों के साथ, जजों के साथ। तो ये नहीं हो सकता, ये कभी भी अवाम नहीं मानेगी। लेकिन जाहिर है हमारे जनरल साहबान ज्यादा डिटेल से और डेप्थ के साथ चीजें नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो इतनी चीजें बैकफायर ना होती 3 सालों के अंदर। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूं, ये जो आप इसको मिल करना चाह रहे हैं, जितना जूस निकालना चाह रहे हैं, शायद थोड़ा जूस और निकल आता, लेकिन आपने ये जो फील्ड मार्शल बन के दरमियान में अपनी कार्रवाई डाल दी, अब लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये सब कुछ क्या हुआ और इसे कैसे इस्तेमाल किया गया। मजीद इसमें से जूस निकलते हुए मुझे कम से कम नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब ये जो असातिज़ा के साथ नशिस्त है, इसमें से भी मुझे नहीं लग रहा कि असातिज़ा कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकेंगे। हो सकता है 5-10% आपको बेनिफिट मिल जाए, लेकिन वो भी तब है अगर आप अपनी कार्रवाइयां, अगर आप अपनी अदाएं बदलें। आपने अपनी अदाएं बदलनी नहीं। जो कुछ कल आपने समड़ियाल में किया, जिस तरीके से जीता हुआ इलेक्शन आपने पीटीआई से छीना, जिस तरीके से मैंडेट आपने दोबारा चोरी किया, अब इन हालात में यूथ कैसे आपकी बातों के ऊपर यकीन करेगी? मुमकिन उनके लिए नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर हमारे इमरान रियाज साहब के बारे में। हमारे दोस्त हज करने पहुंचे हैं, अल्लाह उनका हज मुबारक करे। वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं हज करने के लिए। मैं वैसे बहुत परेशान हूं और मेरी सारी दुआएं उनके और उनके खानदान के साथ हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सफर कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, सऊदी अरब से किसी भी वक्त वहां पर कोई ऐसा सीन ही नहीं है। सऊदी अरब ऐसे ही समझें कि आप गुजरांवाला या सियालकोट गए हैं। हमारे जो चौधरी साहब हैं उनकी एक्सेस वहां पर इतनी ज्यादा है, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उन्हें वक्त पर पता चल गया तो वो वहां पर, और पता तो उन्हें अब चल गया क्योंकि वो मीडिया में आ चुकी है बात, तो उनके लिए ये चंद घंटे की बात है। और क्योंकि आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है तो मुझे खदशा है कि कहीं आपको वहां से पाकिस्तान ना भेज दिया जाए। मुझे बहुत फिक्र है, आपको मैसेज भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे कि आप वहां से सही सलामत वापस आएं हज करके। अल्लाह आपका हज भी कबूल करे और आप भी सही सलामत वापस आएं। लेकिन ये बहुत ही मेरे ख्याल में पुरखतर काम किया आपने इस साल। आपको अगर आप ना करते तो बेहतर था, अगले साल करते। आपने अपनी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को खतरे में डाला है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं तकरीबन उनमें आप अगर जाएं, मतलब हमें तो उसके ऊपर इस तरह का मामला है कि उनके ऊपर से भी ना उड़े, मतलब वहां जाना तो दूर की बात है, उनके ऊपर से भी ना गुजरे। तो कहने की बात ये कि ये मैं बहुत हैरान हूं, क्योंकि इमरान रियाज बहुत मंजे हुए साफ़ी हैं, समझदार आदमी हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैसे ये मिसकैलकुलेशन वहाँ जाने वाली कर गए, या फिर वो जाहिर है उनका मिसकैलकुलेशन नहीं, उनका ये एक मजहबी फरीज़ा है और वो इतने कमिटेड हैं उसके साथ कि वो हर रिस्क लेकर वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये बहुत ही रिस्की काम है जो उन्होंने किया है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे क्विकली। ये एक तौहीन मजहब का केस है, उस पर अब एक नई फुटेज सामने आई है। ये कोई नवीद असलम साहब हैं लाहौर से, जो FIA में काम करते हैं। ये किसी शख्स को वर्गला रहे हैं, बेसिकली धमका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली धमका भी रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आप हमारे हक में स्टेटमेंट दें। ये मामला क्या है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से बता देते हैं कि पाकिस्तान में हुआ क्या। पाकिस्तान में हुआ ये कि एक पूरा गैंग बना। उस गैंग ने मुबैना तौर पर कहूंगा रिपोर्टेडली, क्योंकि अभी अदालत में इस पर कार्रवाई चल रही है और हतमी फैसला अदालत ने नहीं किया, लेकिन जो खदो-खाल है उससे अब काफी क्लैरिटी हो गई है। तो गैंग ये बना कि लड़कियों ने या लड़कियों के नंबर बनाकर झूठे और उसके ऊपर बड़ी दिलकश लड़कियों की आधी नंगी आधी ढकी हुई तस्वीरें लगाकर, जो यंगस्टर, ऐसे नौजवान जो थोड़े फ्रस्ट्रेशन में भी हैं, उम्र का भी वो हिस्सा है, मुल्क के भी हालात ऐसे हैं, उनसे दोस्ती की। उसके बाद उन्होंने उनको किसी ग्रुप में ऐड कर लिया, या एक ग्रुप के अंदर से ही उनसे दोस्ती की, व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही, या दोस्ती करने के बाद उन्हें किसी ग्रुप में ऐड किया और फिर उस ग्रुप के अंदर किसी ने कोई तौहीन अमेज खुद ही इन्होंने उस ग्रुप के अंदर को मजहब से रिलेटेड तौहीन अमेज कोई स्क्रीनशॉट, कोई ग्राफिक्स, कोई बुरी तस्वीर, कोई चीज उसके अंदर या कोई लाइन उसके अंदर भेजी।
अब ये जो जाहिर है लड़के से जिससे दोस्ती हुई उस लड़की की, और वो लड़की जो है वो उसी ग्रुप की एडमिन होती है, लड़का उससे राब्ता करता है कि ये जरा ग्रुप के अंदर तौहीन अमेज चीज़ है, इसको डिलीट कर दें। तो लड़की कहती है कि मुझे तो नजर नहीं आ रही ग्रुप के अंदर कहाँ है, तो आप मुझे भेजो। लड़का भेजता है उसे, जैसे ही भेजता है बस वहां लॉक हो जाती है सिचुएशन, उस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और सबूत के तौर पर भेजा जाता है कि ये देखें इसने मुझे तौहीन अमेज जो है वो मटीरियल भेजा। अब जो पिछली सारी स्टोरी है, कहानी है कि उसके साथ पहले दोस्ती की गई और यहाँ तस्वीरें उसको भेजी गई, उसके साथ जरा एक किस्म का उस तरह का एक रिलेशनशिप बनाया गया टेलीफोनिक, और उसके बाद उसे एक ग्रुप ज्वाइन किया करवाया गया और उस ग्रुप के अंदर ये चीज़ खुद से भेजी गई। उसने पॉइंट आउट किया तो कहा कि मुझे नजर नहीं आ रही तो मुझे भेजो। गलती उससे सिर्फ ये हुई कि उसने वहां ग्रुप से वो चीज़ उनको फॉरवर्ड कर दी फॉर दिस रीजन कि ये हटवा दें ग्रुप में से, ये बुरी चीज़ है। बस वहीं वो बेचारा फंस गया, और जब वो फंस गया तो उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिए। इसमें वाज़े तौर पर अब ये चीज़ भी नजर आ रही है कि इसमें FIA भी शायद उसकी भी मिली भगत है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह हुई। आप सोचिए पाकिस्तान में किसी पर मजहब की तौहीन का इल्जाम लगता है, उनकी माओं के साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, बहुत सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं इसके लिए। और फिर पूरा एक गैंग सामने आया जिसमें वकील भी हैं, जिसमें कुछ मौलवी हजरात भी हैं, वो जाली मौलवी हैं, असली हैं, छोड़ दें उसे। इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी जो इसको बैक कर रही थी, अब जरा पीछे हट गई है क्योंकि ये सबूत सारे सामने आना शुरू हो गए। इसमें FIA के अफसरान भी हैं, एक पूरी गैंग है जिन्होंने लोगों को फंसा के पैसा लूटा, जो गरीब पैसा नहीं दे सका उसे जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये जरा रिकॉर्डिंग सुने, ये नवीद असलम साहब की रिकॉर्डिंग जो है, ये जो नूरानी साहब है, अहमद नूरानी साहब, उन्होंने ये ट्विटर पर पोस्ट की, वहां से हमने ली, ये हम उनके तवसत से आपको सुनवा रहे हैं। अहमद नूरानी साहब ने ये जो फुटेज पोस्ट की हुई है ट्विटर के ऊपर, ये जरा सुनिए कि ये बातचीत क्या है। अकॉर्डिंग टू अहमद नूरानी साहब, ये नवीद असलम है जो FIA के साइबर क्राइम यूनिट के अंदर है, और जिस शख्स के ऊपर झूठा तौहीन मजहब का मुकदमा बनाया था, अब ये उसी से प्रेशर डालकर अपने हक में स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं। सुने। ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫੇਕ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇਖ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ यानी FIA वालियां ने गिरफ्तारी तो लैके अज तक साडे कोल कोई 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरे अपने जेडे बाकी ना किन्ना कर सकते, तेरे भरावां नाल वाले साहब, ठीक हो गया। हुण सुन लेना, फिर मैनूं तू तहरीर लिख के ना ते मैनूं WhatsApp करनी है, वैसे तो मैनूं डाक के जरिए भी भेजनी है तू, मगर फौरी तौर पे इस टाइम मैनूं चाहिए। ठीक, सुन लिया आपने। बस इतना ही, इस पर मैं कोई तज्जिया नहीं करूंगा, ये रियासत के हाल है। और फील्ड मार्शल साहब जो है वो कहते हैं कि यहाँ हमने रियासत तैयबा बनानी है, और जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर मामलात इनकी नाक के नीचे क्या चल रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।